नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम समाज के एक ऐसे वर्ग को नजरअंदाज कर देते हैं जो बेजुबान हैं और जिन्हें हमारे प्यार की सख्त जरूरत है। जी हाँ, बात कर रही हूँ स्ट्रीट डॉग्स की। ये डॉग्स भोजन, आश्रय और प्यार की तलाश में सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें उदासीनता का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीट डॉग्स सिर्फ आवारा जानवरों से कहीं अधिक हैं। वे जीवित प्राणी हैं जो भूख, दर्द और अकेलापन महसूस करते हैं। एक समाज के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें और उन्हें वह देखभाल प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। उनकी देखभाल करना हमारी मानवता और सहानुभूति को दर्शाता है। वे भले ही बेजुबान हों, लेकिन हमारे कार्य बहुत कुछ बोल सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स अक्सर इंसानों के हाथों पीड़ित होते हैं। दुर्व्यवहार, पिटाई और यहाँ तक कि घातक हमलों की दिल दहला देने वाली कहानियां खबरें बनती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम इनके प्रति दया और देखभाल दिखाएं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं टाइनी पॉज वेलफेयर की संस्थापक प्रीति गुप्ता जी, जो इन बेजुबान प्राणियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किस तरह इन्हें सहारा दिया जाए, किस तरह इन्हें प्यार दिया जाए। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस खास एपिसोड में। आज आपके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और उम्मीद करती हूँ कि आपका अनुभव भी अच्छा रहेगा। थैंक यू रीत, यहाँ आने के लिए और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों में अवेयरनेस दें कि भाई हमें भी सोसाइटी के प्रति कुछ देने का हमारा भी फर्ज है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि टाइनी पॉज वेलफेयर शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? टाइनी पॉज वेलफेयर से पहले मैं स्ट्रीट बच्चों के लिए काम करती थी। स्ट्रीट जो अपने जो बच्चे होते हैं, कच्ची बस्ती के बच्चे या जो भी रोड साइड बच्चे होते हैं, मैं हमेशा उनके लिए करती थी। टाइनी पॉज का कोई आइडिया भी दूर दूर तक नहीं था। तो उनके लिए मैं अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ फूड वगैरह रखती थी या फुटवेयर रखती थी और कहीं भी रेड लाइट पे या उनको वो सब देती थी या जाती थी वीकली देने। लेकिन जब मैं कोविड में ये अपने डॉग लेके आई 4 साल पहले, माइलो नाम है इसका, लैब है, और उस समय जब मैं इसको घर पर लाई, जब मैंने इसका केयर किया, तब जाके मेरा ध्यान स्ट्रीट डॉग्स की तरफ गया। उनको इस चीज में गया कि इसको हम घर वालों को कितना केयर और कितना प्यार करते हैं, हर चीज उनके लिए आगे से आगे, या एक बच्चे की तरह हम उसको पालते हैं। तो इनकी देखरेख करने वाले जनरली नहीं होते हैं और 4 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। आज की तारीख में काफी लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन उस समय लगता था कि इनको भी उतने ही प्यार और खाना पीना, छोटा मोटा भी आप इनके लिए कुछ कर देंगे तो ये आपको बहुत दुआएं देंगे, क्योंकि ये वॉइसलेस क्रिएचर है भगवान के। यही बस मेरी प्रेरणा थी और यहीं से ही मेरी प्रेरणा एक शॉर्ट में बोलूँ तो माइलो है, उसकी वजह से उसके बाद में ही आपका जो पूरा मतलब इनकी तरफ जो अफेक्शन और जो प्यार और जिसकी बात हम करते हैं उसको ही जाता है। क्योंकि उससे पहले प्यार मेरे अंदर बहुत है। मैं इवन किसी भी बच्चे को या पहले करती थी, जो भी स्ट्रीट बच्चे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कभी जानवरों को भी इतना प्यार कर पाऊंगी, क्योंकि डॉग का डी भी नहीं जानती थी मैं। लाइफ में कभी डॉग को टच भी नहीं किया था मैंने। ये सिर्फ 4 साल की मेरी जर्नी है, जिससे, और 4 साल की मेरी माइलो की एज है, उसने ही ये सब करवाया है। जो भी मैं आज कर रही हूँ सोसाइटी के लिए और डॉग्स के लिए या और भी सारे जानवरों के लिए, वो सारा क्रेडिट माइलो को ही जाता है। बहुत खूबसूरत सी जर्नी है। मतलब 4 साल के अंदर जिस तरह से लेकिन आपने ग्रो किया है, जिस तरह से आपने लोगों की हेल्प की है, मतलब क्योंकि आपके लिए अब ये बिल्कुल स्ट्रीट डॉग्स ना हो गए, ये बिल्कुल आपके बच्चे की तरह हो गए हैं। बिल्कुल। तो इस काम को करने में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं? क्या क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हर दिन होते होंगे, तो क्या क्या वो चुनौतियां होती हैं जो मतलब आप जब ये हेल्प करते हो, ये जब नेकी का काम कर रहे हो तो आपके सामने चुनौतियां आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती उस एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई डॉग लवर नहीं होता और हर किसी को ये सेंस भी नहीं होता कि जैसे हम ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं, ऐसे उन्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है और उनको वही बनाया है जहाँ इंसान है। आप गाय को देखेंगे जंगल में देखेंगे, किसी भी जानवर को देखेंगे जंगल में आप छोड़ सकते हो, लेकिन डॉग आपको वही मिलेगा जहाँ इंसान है, जहाँ आबादी है, क्योंकि उन्हें बनाया ही इंसान के साथी के रूप में है। कई स्टोरीज भी हैं इस पे, तो वो ये बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ इंसान है वहाँ डॉग है। तो डॉग लवर्स भी बहुत होते हैं, पर डॉग हेटर्स भी बहुत होते हैं। कई डॉग होते हैं जो मतलब
नहीं हैंडल होते या आपको बाइट करते हैं या प्रॉब्लमेटिक होते हैं, पर उसकी कोई ना कोई उनका एक रूट कॉज होता ही होता है। अदरवाइज जैसे नॉर्मल आप डॉग्स को, मैं तो 4 साल से कर रही हूँ, मैं किसी भी डॉग को प्यार कर सकती हूँ स्ट्रीट पर, मुझे तो आज तक किसी ने हार्म नहीं किया। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, उनको भी वाइब्स मिलती हैं, डॉग्स को भी वाइब्स मिलती हैं कि यहाँ से हमको सिर्फ प्यार ही मिलेगा, हमें इनको बाइट नहीं करना है, हमें इनको डराना नहीं है, हमें इन्हें बाक नहीं करना है। तो आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से काम करता है? जी, ये शुरुआत तो मैंने देखो एक पार्ले जी के पैकेट से की थी। मैं अपने जिम से निकलती थी, वहाँ से डॉग्स को, 2-3 ओल्ड डॉग्स थे, उनको पार्ले जी के बिस्किट देती थी, लगता था बहुत कर लिया, इतना बहुत है। लेकिन धीरे धीरे जहाँ जहाँ जाने लग गई, वहाँ वहाँ ध्यान जाने लग गया मेरा जिस एरिया में। और फर्स्ट विंटर्स में जब मैं निकली, जब मैंने शुरू किया था ये, तो मुझे एक जगह 10 पपीज एक नाले से निकले हुए मिले। अच्छा। 10 बच्चे ड्राई नाले में से निकले हुए मिले और भूख से चिल्ला रहे थे। तब पहली बार मैंने इतने छोटे बच्चे एक साथ देखे थे, तो मेरी समझ नहीं आया मैं कैसे हेल्प करूं उनकी। मैं तुरंत डेयरी पे गई, वहाँ से दूध ला के उन्हें अरेंज करके दिया। तब मेरा एक रूटीन बन गया कि उनको संभालना है। तो शुरुआत ये मेरी 4 साल पहले जो वो बच्चे मिले थे, तो उनको डेली का रूटीन था कि दिन में 2-3 बार जाना है, और घर के नियर बाई था, पानी वानी रखना है। विंटर्स थी, बारिश भी थी, उस नाले में सेटिंग करी, लाइट रखी, रोडों पे स्लोगन लगाए कि यहाँ पर बच्चे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बी अवेयर, गाड़ी स्लो चलाएं। और उनके लिए थोड़ा सर्दी, प्रॉपर जनवरी का महीना था, पूरी व्यवस्थाएं करी, रजाई गद्दे सब जो भी मिल सकते थे आसपास से लेके उनके लिए किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने छोटे बच्चों के लिए किया था, और तब से मेरी प्रायोरिटीज छोटे बच्चों पे ज़्यादा है, क्योंकि उनका पेन और वो दर्द कोई नहीं समझ पाता है, या तो और पता भी नहीं रहता वो कहाँ रहते हैं। वो ऐसी जगह मदर उनको डिलीवर करती हैं कि वो दबे छुपे रहते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको संभाल लेते हैं। अच्छा, तो कौन कौन है आपकी टीम में? मेरी टीम में मेरी डॉटर है निमिषा गुप्ता, वो जुड़ी हुई है मुझसे बाकायदा, इस प्रॉपर वो सारे करती है जो भी उससे हेल्प होती है। और 2-3 वॉलेंटियर है मेरे पास, है पंकज है और यश शर्मा है और अमित है, 2-3 लोग जुड़े हैं। और अभी रिसेंटली काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं कि मैम। अच्छा, तो किस तरह से मतलब जुड़ सकते हैं आपसे? हाँ, आप ग्रुप बना रखा है मैंने, आप उसमें एज ए वॉलंटियर के रूप में भी काफ़ी यंगस्टर्स आ रहे हैं। एक मानव भैया करके हैं, वो उनसे मैंने एक दिन हेल्प ली एक डॉग के लिए, तब से वो जुड़े हुए हैं। जहाँ भी भेजती हूँ, जहाँ हर जगह मैं नहीं जा पाती, बिजी हूँ, तो उनको भेजती हूँ, भैया उधर का केस आप देखा है ये, तो वो आज भी उधर का केस देखने गए हैं, वहाँ केस अपने से करते हैं। फिर डेली रूटीन में मतलब मॉनिटर करते रहते हैं बच्चे सेफ है कि नहीं। हम अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं, बाकी बच्चों के रखवाला भगवान होता है, क्योंकि एनी टाइम तो हम नहीं रह सकते। आपने पूछा कि हम कैसे काम करते हैं, हम ऑन स्ट्रीट ही काम करते हैं। मैंने शेल्टर नहीं ओपन किया है, क्योंकि शेल्टरों पे जब मैं गई तो वहाँ की हालत देखा और देखा कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, इसमें पूरी एक टीम चाहिए, तो वो इस समय मेरे पास नहीं थी। तो मैंने जो भी मुझसे सेल्फ हो सकता था, मैं उसी पे ही, जो इजी वे में मैं कर सकती थी, जो मैं मॉनिटर कर सकती थी। शेल्टर का मतलब है आप शहर से 20 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर पूरा शेल्टर खोलो, सिटी में नहीं अलाउ करेंगे। तो मैं जहाँ, और फिर इतने बच्चों को, उनकी माँओं को ले जाना, उनका वो एरिया छोड़वाना, वो भी एक टास्क होता है। तो जिस रोड पे बच्चे थे वहीं मैं उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बनाती हूँ, खाने पीने के पॉट्स रखती हूँ, डेली 2-3 टाइम की फीडिंग होती है, डॉक्टर विजिट होती है, और जो भी पॉसिबिलिटीज लगती है कि मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। मतलब प्रॉपर उनका वैक्सीनेशंस एंड प्रॉपर सब कुछ करती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि भाई रोड एक्सीडेंट से नहीं बचा पाती मैं, क्योंकि मैं डेली हर समय वहाँ नहीं रहती हूँ। वो बच्चों को मैं पूरा सेफली करके आती हूँ। आसपास की कॉलोनी को अच्छे लोग होते हैं कई बार, तो वो अवेयर करके आती हूँ, नहीं होते हैं तो फिर किसी और जगह उनको करती हूँ कि भाई यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करें, जहाँ पर वो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे या गाड़ियाँ ना आए। और एक पार्वो करके प्रॉब्लम आती है जिसको फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाती है, 45 डेज का वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद भी बच्चों को हो जाती है ईजिली। मतलब ये मान लीजिए अगर मदर ने 10 बच्चे 8 बच्चे डिलीवर करे हैं तो 1-2 बच्चे ही रह पाते हैं, सारे बच्चे सर्वाइव बहुत मुश्किल ही करते हैं। तो ये प्रॉब्लम और लोकेलिटी की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि भाई नहीं यहाँ गंदगी कर रहे हैं, यहाँ से हटाओ। तो मैं किसी से बहस से और नहीं, किसी में नहीं पड़ती हूँ।
मैं अपनी जगह थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक कोई आपके पास अडॉप्शन के लिए भी आया हो हाँ, बच्चों के? बहुत आते हैं, कई बार बच्चे आ जाते हैं घूमते घूमते कि मैम हमने टाइनी पॉज गूगल किया था, एडॉप्शन के लिए दो। लेकिन एडॉप्शन के लिए अपने इंडिया में इंडीज पपीज के लिए अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। लेते हैं लेने वाले, पर फिर थोड़े दिन खेला छोड़ देते हैं। हमारे पास मतलब डेली की 2-3 कॉल ऐसी आती हैं कि मैम हमें पपी मिला है। गूगल पर मेरा टाइनी पॉज का पूरा डला हुआ है, तो वहाँ से नंबर लेके लोग फ़ोन करते हैं कि मैम हमें पपी मिला है, इसे हमने और डॉग से बचाया, बड़े डॉग से, तो हम कहाँ कहाँ रखें। तो वो सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ, क्योंकि एडॉप्शन इतना रेशियो एडॉप्शन का इतना नहीं है जो ब्रीड डॉग का है, क्योंकि सबको शोबाजी और ये सब चीज़ें इसमें अपना दिखाना है, तो उसके लिए तो उन्हें ब्रीड डॉग ही चाहिए। वो ये नहीं समझते कि इंडीज जितने बेस्ट है ना, ब्रीड डॉग उतने Right. बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने इंडियन एटमॉस्फेयर के बने हुए हैं और प्यार आपको उतना ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे जो आपको ब्रीड डॉग करता है। तो मैं तो इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ और इसके बहुत खिलाफ हूँ कि भाई आप ब्रीडर्स को आप प्रमोट कीजिए और ब्रीडर्स को आप उन्हें करिए कि भैया और ब्रीडिंग कराएं और बच्चे आपके ये ब्रीडर्स प्रोवाइड करें आपको। उसके अच्छा जो इंडीज के बच्चे, उन्हें अपने 4 बच्चों को घर के बाहर ही खाना दे दीजिए, वो उस एक ब्रीड डॉग से ज़्यादा प्यार करेंगे आप। तो आपके अनुसार क्या क्या वो मतलब कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बाकी जानवरों से ज्यादा नापसंदगी और क्रूरता ये स्ट्रीट डॉग्स की तरफ दिखाई जाती है? एक तो ये रेबीज का बहुत डर लगता है लोगों को कि डॉग अगर काट लेता है तो वो एक जनरल चीज़ है और वो जेन्युइन भाई लॉजिकली डर भी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि रेबीज अपने आप में बहुत ही हॉरिबल है, डिजीज है। लेकिन लोगों में ये ज्ञान नहीं है कि रेबीज सारे डॉग्स को नहीं होता है। रेबीज किसी किसी डॉग को किसी टाइम में होता है और वो उसके सलाइवा में होता है। ये नहीं किसी भी डॉग ने आपको बाइट कर लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा। लेकिन अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, हर कोई अपना प्रिकॉशन के लिए डॉग बाइट के अपने इंजेक्शन लगाए, वो सब करना ज़रूरी है। तो रेबीज की वजह से ये डर होता ही है लोगों को। फिर हम इस चीज़ के लिए उनको कह भी नहीं सकते कि आप भाई वो नहीं करो, लेकिन आपको फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि इनसे नफरत करने से नहीं होएगा। आपको इन पर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इससे एग्रेसिव होंगे। इन्हें क्या आता है अपने को बचाना, तो फिर बचाने के लिए आप पे बात करेंगे, आपको बाइट करेंगे। ये उनको यही आता है, वो ये बोल नहीं सकते कि हमें मत मारो, आप अपने को बचा रहे हैं, वो अपने को बचा रहे हैं। ये भी अब आप देखिएगा, एक लोकेलिटी है जहाँ पर डॉग लवर्स हैं, वहाँ के डॉग कभी आपको बाइट नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वहाँ सब जगह से प्यार मिला हुआ है। एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ डॉग हेटर्स हैं, तो वो वहाँ के हमेशा चिल्लाते हुए ही मिलेंगे, भागते हुए ही मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ का उनकी ग्रो ही ऐसी हुई है, उनको सिर्फ भटकना ही पड़ा है, उन्हें खाना नहीं मिला, उन्हें पानी नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, उन्हें बोलना तो आता नहीं है। और जब डॉग कोई लवर एक भी नहीं है, तो वो मतलब उनके कोई पेन नहीं समझ सकता, तो फिर क्या होएगा, वो अपना उन्हें यही आता है। वो कोई पढ़े लिखे तो है नहीं है, या उनके लिए जगह जगह कोई गवर्नमेंट ने बहुत फूड की और इनकी व्यवस्था तो नहीं कर रखी है, वो हम और आप जैसे लोग ही करेंगे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट कर रही है, जैसे नगर निगम है वो कर रहा है अपने इसका एक सबसे बड़ा है कि हमको स्टेरिलाइज कराना चाहिए। मैं जो सबसे ज़्यादा मतलब इस पे काम करती हूँ कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं, हर 6-7 मंथ में बच्चे डिलीवर कर देती है, तो सबसे पहले उसको स्टेरिलाइज कराओ। उसके बच्चे भी 8-9 महीने के हो जाएं तो उसको स्टेरिलाइज कराओ। मैंने अपने गुप्ता स्टोर से लेके ये इधर का पूरे एरिया में काफ़ी कुछ करा रखे हैं। कम से कम आज की तारीख में 90+ डॉग्स तो मैंने खुद ने करा रखे हैं। बाकी काफ़ी लोग भी कराते हैं, जिनको नॉलेज है, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम इनको मल्टीप्लिकेशन होने के लिए रोक सकें। गवर्नमेंट इस दिशा में काम नगर निगम के थ्रू कर रही है, पर बहुत कितना करेगी भाई, हम जैसे लोगों को हेल्प करनी ही पड़ेगी। अपना एरिया भी हम कर लेते हैं कि भाई स्टेरिलाइजेशन करा दे, वैक्सीनेशन करा दे, तो और खाना पानी देते रहे, तो वो कोई हार्म ही नहीं करेंगे। हम इंसानों में भी तो 10 तरीके के इंसान होते हैं भाई, 5-6 तो बहुत जेन्युइन होते हैं, 4-5 तो भाई ऐसे होते हैं कि भाई नहीं होते, और एक आध तो इतना खराब होता है कि आप निकलता भी है गली से तो लगता है कि भाई ये क्यों रह रहा है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे ह्यूमंस में एज इट इज अपने डॉग्स में भी यही सब चीजें होती हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिनकी वजह से हम एक कंपैशन और एम्पैथी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन बच्चों के लिए? आपको बस कुछ नहीं, ऐसे देखना है अपने अंदर, जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है इंसान के रूप में, ऐसे ही इनको बनाया है।
अब हम हमारे लिए घर बना लेते हैं, खाना खरीद के खा लेते हैं, जो मन चाहे पानी ले लेते हैं, इनके लिए कौन करेगा? वो जिम्मेदारी हमको ईश्वर ने दी है कि आप ही, सिर्फ डॉग्स की बात नहीं कर रही मैं, गाय और भी जो भी एनिमल हैं, जो भी जिनका भी अपन दर्द समझ सकते हैं, वो पेन में है, उन सब की बात कर रही हूँ। वो दर्द हमको ही समझना पड़ेगा कि अगर हम इनको देख रहे हैं कि दर्द है इसको और उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तभी सही मायनों में हम इंसान हैं, वरना हमारे अंदर मानवता नहीं है। अपनी अभी तक की उपलब्धियों को अगर आप देखें तो आपकी कौन सी वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको लेके आपको गर्व होता है? एक बच्चा था मिक्कू, 2 महीने का था, उसको मैंने रोड से एक्सीडेंटल कंडीशन में उठाया था। इससे पहले मैं फीड कराती थी, स्टेप बाय स्टेप स्कूल स्टेडियम है उधर की तरफ ही था। उसको मैं उठा लाई, उसका पेन मेरे को समझ नहीं आया, इसको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी दिखाया, तो ठीक था, बॉडी वाइज वो ठीक था, लेकिन बहुत पेन में था। तो फिर मुझे उसको रोड पे नहीं छोड़ा गया। वो मेरा फर्स्ट केस था जो मैं घर पे ले आई थी। अच्छा। घर वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन किए काम वाले घर काम छोड़ छोड़ के जाने लग गए, बोले मैं भारी कर लो भाभी जी, यहाँ क्यों लेके आते हो। तो 2-3 दिन तक मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, मेरी समझ नहीं आया। फिर मैं आगरा रोड लेके गई उसको, डेली बेसिस पे मैं आगरा रोड लेके गई, वहाँ पर डायग्नोस हुआ। उस जैसे अपनी बाईपास होती है ना, उसकी यूरिन की बाईपास करानी पड़ी मेरे को। अच्छा। हाँ, मेरे लिए वो बहुत ही मतलब पेनफुल था, टाइम था कि ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर्स की टीम मेरे को पूछ रही थी, मैम ये बच्चा नहीं सरवाइव कर पाएगा और आप इसको बोलें तो इसको यहीं की यहीं शांत करते हैं। मेरे अंदर से यश नहीं निकला, बिल्कुल भी यश नहीं निकला ये मेरे अंदर से। मैंने कहा सर कुछ भी हो सकता है। बोले होएगा तो सही, थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन ठीक है आप जैसा बोलेंगी वैसा करेंगे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि नहीं, आप इसको ऑपरेट कर दीजिए, जो भी आप सेवा बोलेंगे वो मैं करूँगी इसकी। वो लिया मैंने, उसका ऑपरेट करके भगवान का नाम लेके मैं उसको घर ले आई। बिल्कुल उसको घर में रखा, अपने बेड पे रखा, बिस्तरों में रखा। विंटर्स थे उसको, वो मुझे 19 नवंबर में मिला था, 17 नवंबर या 19 नवंबर को, और मैं उसको पूरा दिसंबर जनवरी तक अपने पास रखी। और इस बहुत पेनफुल था उसके लिए, उसका यूरिन बंद हो जाता था, तो उसको ओपन करने के लिए कैथेटर पड़ा हुआ था उसकी बाईपास में, कैथेटर ओपन कैथेटर था उसकी। अच्छा। वो एनी टाइम ड्रॉप सुसु करता था, तो मेडिसिन भी चलती थी, खाना छोड़ देता था, इन्फेक्शन हो जाते थे उसको आगरा रोड पे हॉस्पिटल है इसका, अपने यूनिवर्सिटी है वेट्स की, तो वहाँ पर ले जाके उसको ओपन करवा के आती थी हफ्ते में 2 बार। जैसे अपनी जो भी प्रोसीजर होता है उस तरीके से उन्होंने जैसे गाइड किया वो किया। तो वो 3 महीने मैंने किया उस बच्चे का। और फिर मेरे को किसी ने बोला कि इसको कहीं मिट्टी की जगह छोड़ो, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत दिल के करीब था। किसी ने बोला इसे मिट्टी की जगह छोड़ो तो वहाँ ज़्यादा इसको बेनिफिट रहेगा। मुझे ये पता थी कि इस बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मिट्टी की जगह वहाँ पर मैंने उसे वहीं छोड़ा, शेल्टर में ही छोड़ा, किसी नोन के पास छोड़ा। तो वहाँ पर थोड़ा सा बहुत दुख हुआ मुझे छोड़ते हुए, पर मुझे पता था यहाँ मिट्टी रहेगी तो ये थोड़ा सा खेलेगा। यहाँ पर हमारे घर मार्बल्स के होते हैं, हमको खेलने को इतना नहीं मिलता है। वहाँ पर वो 1 महीना बहुत अच्छे से रहा, फिर वो धीरे धीरे पेन में वापस से जाने लगा और मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मैं उसको हर वीकली देखने भी जाती थी, संभाल के आती थी, लेकिन मुझे पता था ये जाएगा। लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक वो हैप्पी डॉग रहा, बहुत ही हैप्पी डॉग। मतलब जिस तरीके से उसने 4 महीने निकाल दिए डॉक्टर के कहने के बाद भी, तो मुझे खुशी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं उसे खेलते कूदते 4 महीने देख पाई। ऐसे अटैचमेंट वाले बहुत सारे केसेस होते हैं। बहुत, लेकिन उसको फिर मेरे को लास्ट में ये हुआ कि उसका यूरिन रुक गया, तो मेरे को उसको लेके आना पड़ा। सेकंड भी मैंने डॉक्टर से पूछा, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा था इसका वापस से वही सब कुछ करना पड़ेगा। उस दिन मैंने जरूर प्रे की कि अभी ये कष्ट नहीं पा रहा था जब तक, अब ये कष्ट पा रहा है। ईश्वर अगर इसकी इसी तरीके की लाइफ है, ये कष्ट पाएगा तो इसको आप जरूर, मतलब जैसा आप इसके लिए उचित समझो वो करना। अदरवाइज आप अगर ये ऑपरेट करके भी दोबारा से लाइफ जी सकता है तो फिर मैं जरूर इसके लिए प्रयास करूंगी। और उसी क्षण ये हुआ कि उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, बहुत ही मतलब रेयर था मेरे लिए। मतलब ये
ये केस बहुत ही रेयर था जो हमेशा दिल के करीब रहेगा मेरे। तो वो मेरा फर्स्ट डॉग था जो, लेकिन फिर उसको बरी किया और ठीक है 4 महीने उसको वो जिंदगी दी, वो प्यार दिया। रोड से उठा के, वो एक्सीडेंटल था तो घर लेके आई, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि वो उसको आपने वो लाइफ दी जो कि मतलब इमेजिन मैंने भी नहीं करी थी कि मैं किसी को इतना प्यार दे सकती हूँ घर पे लाके डॉग्स को, बच्चे को। टाइनी पॉज वेलफेयर के भविष्य के बारे में क्या इरादा है आपका? एक छोटा सा प्रयास था। मैं तो ऑन रोड काम कर ही रही थी, मेरी बेटी ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मा जब इतना सब कुछ कर रही हो तो इसको रजिस्टर्ड करा लो। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोले मम्मा फेथ आएगा और भी लोग जुड़ेंगे आपसे। फेथ भी होता है कि और आपका जेन्युइन रही है तो आप लोगों को जोड़ सकती हो। तो मेरा मोटिव यही है, अवेयरनेस फैलाना लोगों में, और वो हमारे थ्रू हेल्प कर सकते हैं इनकी तो हमारे थ्रू करें, या हम उन्हें गाइड कर सकते हैं तो उन्हें गाइड के थ्रू करें कि भी, पर हमारा मेन मोटिव है इनकी हेल्प करना, बस। हेल्प और अवेयरनेस। हेल्प और अवेयरनेस, इनसे डरे नहीं, इनसे प्यार करें, आपको प्यार ही मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे रियलिटी विद रीत के थ्रू सभी व्यूअर्स को? मैं सिर्फ रियलिटी विद रीत के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये स्टेप उठाया है, आप भी एक छोटा सा स्टेप उठाइए। और हमारी सोसाइटी के जो भी ऐसे क्रिएचर हैं, वॉइसलेस क्रिएचर हैं, जो अपना पेन बोल नहीं सकते, अपने लिए खाना नहीं सर्च कर सकते और अपने लिए पानी नहीं रख सकते, उनके लिए छोटा सा अपने दिल में एक कॉर्नर रखें और उस पर उनके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करें, तो आपको भी वो हैप्पीनेस मिलेगी कि आप खुद ही समझोगे कि इससे आपको क्या एक्चुअल हैप्पीनेस किसे कहते हैं। बहुत सुंदर मैसेज आपने सबके लिए दिया। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त इस एपिसोड के लिए निकाला। नहीं, माय प्लेजर। प्रीति जी, एक छोटी सी भेंट रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका अनुभव अच्छा रहा होगा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू रीत एंड थैंक यू होल टीम। थैंक यू रीत यहाँ आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने आसपास के जीवों के लिए अपने मन में दया भावना रखें और उनका भी दर्द महसूस करें। अगर थोड़ा थोड़ा भी सब हम अपने आसपास के लोगों के अवेयर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रास्ता बन जाएगा लोगों को जुड़ने का और लोगों के लिए पैशनेट होकर इन जानवरों के लिए काम करने का। और ये आपको थैंक यू है कि आपने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा ये मैसेज काफ़ी आगे तक जाएगा। थैंक यू सो मच।